पाकिस्तान एक पब्लिक हेल्थ इशू के बहरान में है इस वक्त, और वो पब्लिक हेल्थ इशू है HIV। और अब HIV की जो रीसेंट खबरें आई हैं, एक हॉस्पिटल के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, अनहाइजीनिक नीडल्स यूज़ करने की वजह से HIV के केसेस में एकदम से स्पाइक हुआ है। 2024 की अगर हम स्टेटिस्टिक्स देख लें, जो सबसे रीसेंट स्टडी के मुताबिक जो कलेक्टेड डेटा है उसके हवाले से अगर हम देखिए तो 9,700 केसेस एक साल के अंदर आए हैं, और हर साल इसी तरह से थाउजेंड्स केसेस आते हैं HIV के, हज़ारों केसेस आते हैं। और ये तो कहा जाता है कि ये सारे केसेस जो हैं वो हैं जो रिपोर्टेड हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिकग्नाइज भी नहीं है, जो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते, और उनके सिम्टम्स भी नहीं देखे जाते अक्सर लोगों के, और उनको स्क्रीन भी नहीं किया जाता। तो वो तो हमें पता भी नहीं है कितने केसेस और होंगे। ये इतनी डेंजरस सिचुएशन पहुंच चुकी है HIV के हवाले से कि अब जिस तरह हम कहते थे कि एक मार्जिनलाइज तबके को है जो अनप्रोटेक्टेड मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं या अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, उन्हीं को हो रहा है HIV। परेशानी की बात यह है कि HIV स्प्रेड हो रहा है अब बच्चों और फैमिलीज़ के अंदर स्प्रेड हो रहा है। और किस तरीके से हो रहा है, अगर हम अनहाइजीनिक हेल्थ केयर, हमारा सेक्टर अगर इसके ऊपर तवज्जो ना दे कि हम अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं और इस वजह से बच्चों को HIV हो रहा है। तो अहमद, बेसिकली इस वक्त ये बोला जा रहा है रिसर्च के मुताबिक कि 3.5 लाख लोग इस वक्त इन्फेक्टेड हो सकते हैं HIV के पाकिस्तान में। और ये बहुत ही फिगर है एग्जैक्टली और बड़ा ही अलार्मिंग फिगर है। और जो आपने वो बात की कि 9,000 पर ईयर 2024 का डाटा है, तो और अब जिस तरह से खबरें आई हैं तौसा की और फिर इस्लामाबाद के हवाले से भी कुछ खबरें आई हैं, तो अब अगर मुझे तो लग रहा है कि 2025-2026 में ये जो फिगर होगा ये बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ होगा जी। और जो अब आपने 3.5 लाख का कहा है, तो उसमें अब ये भी देखने वाली बात है कि इनमें से कितने लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है और कितने लोगों को जो है वो सोशल जो है आइसोलेशन का शिकार नहीं कर दिया गया, कितने लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है उनकी फैमिलीज़ की तरफ से। ये क्योंकि जो जब भी HIV और एड्स का जिक्र आता है तो साथ ही स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है इस तरह के लोगों पर, उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है और उनको बिल्कुल अलग थक कर दिया जाता है। और फिर एक तो वो अपनी इतनी बीमारी से लड़ रहे होते हैं और साथ साथ ही उनको अपनी जिस तरह से एक मेंटल जो उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है उसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा होता है। और दूसरा ये कि हुकूमत नंबर एक फिगर जारी करी है, हुकूमत के पास फेडरल लेवल पे भी डिपार्टमेंट है, सूबाई लेवल पे भी डिपार्टमेंट है, बट क्या कि वो जब एक फिगर आता है उसके बाद उस मरीज़ के साथ क्या किया जाता है, उसको किस हद तक सपोर्ट दी जाती है, ये भी ज़रूरी देखने वाली चीज़ है। और अहमद, ऑब्वियसली अगर किसी को हो जाती है डिजीज़, क्योंकि ये डिजीज़ इतनी ज़्यादा इन्फेक्शस है, हाईली इन्फेक्शस है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शस डिजीज़, और अगर किसी को हो जाती है तो उसको ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ का वो करना पड़ता है, उठाना पड़ता है बोझ, बल्कि मेंटल, साइकोलॉजिकल हर तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी होती है। इसी हवाले से हमने बुलाया एक ऐसे एक्टिविस्ट को, शी इज़ अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, ट्रांसजेंडर राइट्स पे उन्होंने वो किया है और HIV पे काफ़ी काम किया है उन्होंने। स्पेसिफिकली उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी पे रिसर्च करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है, और ऊपर से शी हरसेल्फ इज़ एन HIV पेशेंट। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस भी बताएंगी हमें। हमने दावत दी है माही अली को, माही अली फ्रॉम पिंक पॉजिटिव पाकिस्तान, जो कि हमें बताएंगी अबाउट HIV, जो उनकी रिसर्च है ऑन ग्राउंड, और उनका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है इस डिज़ीज़ को लेके। माही, आपने काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वर्क की हुई है इस हवाले से HIV को लेके, और हमें ये भी पता है कि हालांकि हर तबके में केसेस अब बढ़ रहे हैं, फैमिलीज़ तक, बच्चों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर एक ऐसा तबका है जो कि हमेशा से इसको फेस करता रहा है। तो आपकी क्या फाइंडिंग्स है, क्या इसकी वजूहात क्या हैं, क्या ड्राइवर्स हैं, थोड़ा सा हमें बताइए, आपने क्या रिसर्च में पता किया? श्योर मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे नज़दीक जो वजह है HIV की फैलाव की, वो अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं जो कि रिपीटेडली वो चाहे हेल्थ केयर सिस्टम हो, वो चाहे मेल सेक्स वर्कर्स हों, फीमेल सेक्स वर्कर्स हों, या ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स हों, तो वो सेफ प्रैक्टिसेस की तरफ नहीं आ रहे, जिसकी मेन वजह यही है कि HIV का जो फैलाव है वो तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कंडोम का इस्तेमाल ना करना जी, और हॉस्पिटल्स के अंदर
जो है वो सेफ प्रैक्टिसेस नहीं की जाती, जैसे कि सिरेंजेस का जो है वो इस्तेमाल, नई सिरेंजेस का इस्तेमाल, या टेस्टिंग के वक्त पे जो है अक्सर ये होता है कि नीडल जो है वो एक ही नीडल दो या दो से तीन लोगों को यूज कर दी जाती है। तो बिना ये जाने, बिना किसी का HIV स्टेटस जाने, एक ही नीडल मल्टीपल लोगों पे इस्तेमाल हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी वजह है HIV के फैलाव की। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट है उसका जो एड्स HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, वो क्या इस सवाल से ताउन कर रहा है आपकी कम्युनिटी के साथ मिलकर अवेयरनेस फैलाने के हवाले से? सर एक्चुअली अवेयरनेस एक मेडिकल की तरह काम करती है। किसी भी चीज़ की अवेयरनेस हो, वो चाहे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हो, वो चाहे HIV के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर HIV की जो अवेयरनेस है वो जीरो है। लोग इनडिसेंट समझते हैं उस पर बात करना भी। इवन दो कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं HIV पे, तो उन्हें बड़े धीमे लहजे में बात करनी पड़ती है कि तीसरा बंदा सुन न ले कि ये HIV पे बात कर रहे हैं। जब तक ये जो स्टिग्मा और ये जो टैबू इस बीमारी के साथ अटैच है, जब तक ये खत्म नहीं होगा, गवर्नमेंट इस पे काम नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल में लोग खुलकर इस पर बात करना भी स्टार्ट कर देंगे। और इसमें कोई पॉजिटिव जो है रद्द अमल भी लोगों का आना शुरू हो जाएगा। इवन दो के फैमिलीज में, अगर अगर कोई, मैं खुद अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो आई हैव फेस्ड डबल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग PLHIV। जी, दैट इज़ व्हाट आई वाज कमिंग टू। लास्ट ईयर HIV के साथ जी रही हूँ। और एक तो मैं ख्वाजा सरा हूँ, फिर मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो उसके वो जो दोनों चीजें जब मिक्स होती हैं कि अच्छा ये ख्वाजा सरा भी है और इसको HIV भी है, तो वो एक ख्वाजा सरा होने की वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है, दूसरा HIV की वजह से जो सहना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में जो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म करने के बहुत ही सॉलिड स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट कोई इस तरह के जीरो प्रोग्रेस है, वो चाहे UN एड्स हो, वो चाहे कोई भी हो। मैं एक से दो पॉडकास्ट कर चुकी हूँ। आई एम ओपन HIV एक्टिविस्ट। मैं बरमला लोगों को बताती हूँ बिना की हिचकिचाहट के कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। इस पे अगर आप थोड़ा-सा तफ़सील में हमें बताएँ, सॉरी माही, तो तफ़सील में अगर आप थोड़ा-सा बताएँ कि आपको किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस हुई है? लोगों का क्या एटीट्यूड रहा है आपकी तरफ? तो थोड़ा-सा हमें बताइए। अभी मैं एक रिसेंट एक इंसिडेंट में से इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले मैं बीमार थी। वो शायद मौसमी तब्दीली की वजह से, तो मैं काफी बीमार हो गई। जो HIV का पेशेंट होता है नॉर्मली, जो बाकी नॉर्मली लोग जो होते हैं, वो चाहे किसी और बीमारी से भी, शुगर का भी पेशेंट हो, तो जिस जैसे उसको एहतियात की जरूरत होती है, वैसे एक HIV पॉजिटिव को भी उसी तरह की एहतियात की जरूरत होती है। या जो नॉर्मल लोग होते हैं वो हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाते हैं अगर उनको मलेरिया बुखार या कोई चीज भी होती है, नजला जुकाम। लेकिन HIV के साथ आपको ये बीमारी लंबी लगती है। हाँ, इम्यूनिटी अगर लो। आपको नजला जुकाम ही हुआ है, तो वो नॉर्मल लोगों की निस्बत आपको 10-15 दिन ज्यादा लगा रहेगा। तो मैं जब बीमार थी, तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वो हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा बेटर होता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि किसी प्राइवेट क्लिनिक को विजिट करूँ। तो जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, मेरी तबीयत बेहद खराब थी, तो उन्होंने मुझे मुझे वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने मुझे ड्रिप्स लगाना स्टार्ट की। तो मैंने, मेरी एक पूरा ये जो बाजू है, ये स्वेल होके इतना हो गया था। तो इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि ये अजीब से निशान भी बन रहे हैं और मेरी स्वेलिंग हो रही है, मैं HIV पॉजिटिव हूँ। जी। और मुझे ठंड भी बहुत ज्यादा लगी है, क्योंकि वहाँ AC चल रहे थे उस हॉस्पिटल के अंदर। तो बीमार शख्स को वैसे भी ठंड लगती है, स्पेशली जब उसको बुखार हो। तो मैंने कहा कि मुझे ब्लैंकेट चाहिए। उन्होंने मुझे ड्यूरिंग द दैट टाइम कोई ब्लैंकेट नहीं मिला। मेरे 3 दफा अटेंडेंट को बुला के, मैंने वो जो केयर टेकर थी उसको बुलाकर कहा कि मुझे ब्लैंकेट की जरूरत है, मुझे ठंड लग रही है। और एट दी मैंने उन्हें कहा कि आप मेरा AC बंद कर दें, अगर आप मुझे कोई ब्लैंकेट नहीं दे सकते तो।
तो इस तरह की जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से। अच्छा माही, आपने क्योंकि रिसर्च की हुई है, आप खुद भी जो है एक्सपीरियंस भी कर चुकी है डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आपने कहा, स्टेटिस्टिक्स के हवाले पे जब आप आए तो आपने क्या देखा है कि क्या नंबर्स आपको नज़र आते हैं ऑन ग्राउंड? और आप मतलब डू यू ओनली वर्क विद ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ या आप इन जनरल HIV के पेशेंट्स को हेल्प करती हैं? सबसे ज्यादा हमें केसेस जो थे वो ड्रग इंजेक्ट करने वाले लोग जो ड्रग्स करते हैं उनमें दिखाई दिए। सेकंड नंबर पे हमें जो ज्यादा केसेस मिले वो फीमेल सेक्स वर्कर्स थी। और थर्ड नंबर पे हमें जो HIV पॉजिटिव के केसेस मिले सबसे ज्यादा वो ट्रांसजेंडर लोग थे। सही सही। तो तो मतलब आप, अच्छा, एक बहुत बड़ी वजह है ये इस तरह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स, जो फीमेल सेक्स वर्कर्स है या अच्छा, उसकी सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्स वो उसकी उसकी भी एक कॉज है ना। आप खुद देखें कि अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन अगर की कर रही है और वो 500 या 300 चार्ज करती है अगर किसी मर्द को फॉर हैविंग सेक्स, तो वो अब ऑब्वियसली जो अगर मार्केट के लिहाज से भी हम देखें कि अगर कोई शख्स 300 रुपया पे करके किसी के साथ हम बिस्तरी कर रहा है तो वो 100-150 वाला कंडोम इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिकॉज जो 300 पे कर रहा है वो एक्स्ट्रा पैसे कैसे लगाएगा। जी बिल्कुल, ये लोअर टियर वाली जो ख़ास तौर से सेक्स वर्कर्स होते हैं, जिनको ना खुद भी एजुकेशन होती है, ना दूसरों उनकी मार्केट क्लाइंटेल को भी नहीं होती, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, मगर इसके अलावा ड्रग यूज़र्स भी करते हैं। और एक और फैसेट हमने देखा, जो हमने अपनी रिसर्च भी की थोड़ी बहुत, कि प्रिजन के अंदर HIV के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वेल हाँ, प्रिजन के अंदर एक मैं सेगमेंट कर चुकी हुई हूँ जहाँ पर बताया गया कि हमने कुछ लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट किए, लेकिन उन्होंने क्लियरली तो नहीं उस पर बात करना चाहिए, लेकिन प्रिजन्स के अंदर बहुत ज्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है। जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स, वो चाहे जेल के अंदर हो वो चाहे जेल के बाहर हो रहा है, अनप्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड ही है। और सेक्स एक बेसिक नीड है। हमारे यहाँ मसला ये है मैम कि हमारे यहाँ सांडे का तेल बेचने वाला तो सेक्स एजुकेशन दे रहा है, लेकिन स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती। हमारे यहाँ NGOs तो 4 लोग बैठ के HIV पे बात कर रहे हैं, लेकिन वही 4 लोग क्वेटा कैफे में के स्टॉल पे बैठ के 4 लोगों से बात नहीं कर सकते HIV पे। तो हमारे यहाँ जो लोग, जिन्हें जो रोल मॉडल हो सकते हैं, जो लोगों को अवेयरनेस के लिए, जिनकी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग है कि लोगों को इस चीज से बचा सकते हैं, वो भी बात नहीं कर रहे। और जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि अगर हर शख्स ये कहे कि फंडिंग्स नहीं है कि हम लुब्रिकेंट्स और कंडोम बांट सकें, हमारे पास फंडिंग नहीं है। लेकिन अवेयरनेस तो एक ऐसी चीज है जो कि रवायती तरीके से भी देखी जाए तो लोग डोर टू डोर भी करते आ रहे हैं। रवायती तरीके से ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात घुमाएं। आप ये भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कंपेन चला सकते हैं। तो हर चीज के लिए फंडिंग्स का होना भी जरूरी नहीं होता, स्पेशली जब आपने सिर्फ अवेयरनेस कर देनी हो। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। आई नो कि रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन बहुत है। मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। मेरा अपना काम 80% वॉलंटियर होता है। आप इसी पॉडकास्ट से या इससे इंटरव्यू से ही जज कर सकते हैं कि मैं किसी किस्म का कोई फी चार्ज नहीं करती। मैं किसी किस्म के लिए किसी को ये नहीं कहती कि यू हैव टू पे फॉर इट, बिकॉज आई नो कि एक ऐसी जगह जहां पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मेरे बात कर लेने से या कोई छोटी सी एफर्ट कर लेने से अगर एक शख्स का भी चावल दाने के बराबर भी कोई भलाई होती है तो वो हमें करनी चाहिए। बतौर इंसान हमारा फर्ज बनता है कि हम और लोगों को उस चीज के हवाले से बताएं। तो भाई, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है पिंक पॉजिटिव, ये कितनी पुरानी है और इसकी क्या आप किस तरह से काम करती हैं? कितने एरिया को आप कवर करती हैं? मैं सरगोदा में हूँ। मैं 2018 से पिंक पॉजिटिव काम कर रही है ट्रांसजेंडर राइट पे। मुझे ऐसा लगता था बीइंग PLHAV के ट्रांसजेंडर्स की जो मेंटल वो सालों से इग्नोर हो रही है। बहुत सारे ऐसे PLHAV खाजा सराह हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, लेकिन वो उनके पास कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, कोई थेरेपिस्ट नहीं है जिससे वो अपने अपने मेंटल कंडीशन के हवाले से कुछ डिस्कस कर सकें या अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें। अब सिविल सोसाइटी में ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जब वो उन्हें कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं
एग्जाइटी डिप्रेशन फेस कर रहे होते हैं, तो वो महंगी महंगी फी पे करके किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिल लेते हैं। लेकिन ख्वाजा सरा क्या करें, जो कि एक वॉलनरेबल तबका है, जो स्टिल मार्जिनलाइज्ड है, उनके पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। तो मैंने बीइंग अ पील एचआईवी ये सोचा कि मुझे से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए, और मेंटल हेल्थ के साथ साथ एआरवी ट्रीटमेंट चाहिए उनको। हॉस्पिटल्स के अंदर जो उनके साथ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उससे बचने के लिए जो है कोई अवेयरनेस करनी चाहिए। तो मैं इस 2018 से काम कर रही हूँ। आप पिंक पॉजिटिव का अगर हमारा हमारा फेसबुक पेज है, जो कि वॉलंटियर हम काम कर रहे हैं, तो उस पे आपको हमारा काम दिख जाएगा कि किस तरह से हम डेरा टू डेरा ग्रास रूट लेवल पे जाके कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं। इवन दो के हर शख्स परेशान है, लेकिन वो पीएलएचए ट्रांसजेंडर, उनको पता ही नहीं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। सही बात है। तो सही। हमारा बेसिक काम यही है कि उनको मेंटली एम्पावर्ड करना, और वो लोग जो कि एचआईवी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं। माही, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट है, जो एचआईवी इनका कंट्रोल का यूनिट है फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, पंजाब के लेवल पे भी, वो आपके साथ कितना ताउन करता है? अच्छा, वो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि 60 to 70% बहुत ही सेंसिटाइज्ड हो चुके हुए हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे ट्रांसजेंडर्स को डील कर रहे हैं। तो उन्हें पता चल गया है कि ओके, ये एक प्रोसीजर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सिर्फ हॉस्पिटल्स में उन्हें एआरवीज लेने के लिए ही जाना पड़े। हो सकता है उनका जिगर का मसला हो सकता है उन्हें मलेरिया हो सकता है उन्हें यरकान हो गया। तो वहां पर वो डिफरेंट सेक्टर्स में जाते हैं, तो उन्हें बहुत स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। इवन दो के बहुत सारे ख्वाजा सराज जो कि मुझसे, जब मैं उनसे मिलती हूँ पीएलएचआईवी, तो वो मुझे बताती हैं कि हमारे साथ जो है कितना नारवा सलूक किया जाता है। और मैं जिस जगह सरगोदा में रहती हूँ, यहाँ पे 7 तहसीलें हैं: कोट मोमिन, भलवाल, भेरा, शाहपुर सदर, सिलावाली, साहिवाल। तो वहां पर जो ख्वाजा रहते हैं, उन वो उनके पास ये वाली फैसिलिटीज नहीं है, या वो जो जब छोटे छोटे सेंटर्स में जाते हैं, तो वहां पे लोग इतने सेंसिटाइज नहीं होते, उनकी मेंटल कंडीशनिंग उस तरह की नहीं हुई होती रिगार्डिंग जेंडर पर्सन, कि वो उन्हें अच्छे से डील कर सकें। तो वो ऐसी चीजें बताते हैं जिन्हें सुन के भी मुझे हैरानी होती है कि इस तरह का ट्रीटमेंट या इस तरह का बर्ताव एक इंसान के साथ भी कोई कर सकता है। तो गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं, तो उन इदारों के अंदर खास अगर कोई एचआईवी का मरीज जा रहा है, और एआरवी सेंटर के अलावा जहाँ से उन्हें एचआईवी की मेडिसिन मिलती है, उसके अलावा बाकी तमाम जगहों पर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। और अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जो अभी अहमद ने भी आपसे पूछा, गवर्नमेंट का जो एक वो है, एक रोल है, तो क्या स्क्रीनिंग, क्योंकि वो कहते हैं स्क्रीनिंग हमने इंक्रीज़ की है, टेस्टिंग वगैरह, तो आपके जो रिसर्च है उसके मुताबिक स्क्रीनिंग इंक्रीज़ हुई है गवर्नमेंट साइड से? नहीं, एक्चुअली मैम, आपने टेस्टिंग इंक्रीज कर ली, लेकिन आपके पास जिन लोगों का डाटा है, क्या आप कोई बता सकता है किस तरह से, किन पैरामीटर्स पे आपने गे या ट्रांसजेंडर डिक्लेयर किया? आपके पास एक टारगेट है 106 लोगों का डेली टेस्ट करना है। आप 106 लोगों में कोई फीमेल आ रही है, आप उसका भी टेस्ट करके उसको ट्रांसजेंडर में डाल रहे हैं। आपके पास कोई मेल आ रहा है, वो ड्रग लेता है, आप उसको भी एज अ ट्रांसजेंडर रजिस्टर्ड कर रहे हैं। आप ट्रांसजेंडर के साथ उसका कोई दोस्त आ रहा है, उसको एज अ ट्रांसजेंडर रजिस्टर्ड कर रहे हैं। एक्चुअल डाटा जिनके लिए वो किट्स बनाई गई हैं, वो उन तक तो वो किट्स पहुंच ही नहीं रही। मैं जिन जिन तहसीलों की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रही है? गव मतलब दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ तक पहुँच नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ना मैम, आप ये देखिए कि पूरा सरगोदा तो गे नहीं हो सकता ना, कि आप एक 80 साल के अंकल का भी एचआईवी टेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, उसको करवाना चाहिए, वो किसी को भी हो सकता है। लेकिन जब एक मखसूस फंडिंग हुई ही गे पर्सन्स के लिए है, जो मेल टू मेल सेक्स करते हैं, तो उसने कभी जिंदगी में उसका कोई इंटरेक्शन किसी मेल के साथ रहा भी नहीं है, लेकिन आपने टारगेट पूरा करने के लिए एक पूरी किट जाया कर दी, सिर्फ इसलिए कि आप किसी का फेक डाटा डाल सकें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई मॉनिटरिंग और रेगुलेशन नहीं है, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सही टेस्टिंग
तक पहुंच सकें कि किन लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए, कौन लोग ज्यादा रिस्क पे हैं। अगर आप मिथ्स की बात करें तो ऐसी कौन सी मिथ्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोग समझते हैं HIV पेशेंट्स के बारे में लेकिन वो गलत समझते हैं? तो कोई ऐसी चीज़ें जो आप फैक्चुअली करेक्ट करना चाहें अभी इस प्लेटफॉर्म पे को यूज़ करते हुए? बहुत सारी मिथ्स हैं एक्चुअली। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि शायद लोगों को लगता है कि किसी HIV पॉजिटिव से बात करने से, उसके साथ खाने पीने से, उसके साथ गले मिलने से, उसके कपड़े पहनने से, उसके साथ सोने से, उसको किस करने से जो है ट्रांसफर हो जाता है, बट ऐसा हरगिज नहीं है। और ये सिर्फ जो है 3 तरीकों से फैलता है HIV। जो तेज धात वाले आलात, और सेकंड ब्लड एक्सचेंज करने से बिना टेस्ट किए, और थर्ड माँ को बच्चे से चेस्ट के जरिए, अगर वो माँ पॉजिटिव है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है अपनी छाती से, तो हो सकता है कि वो बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाए। तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे किसी को HIV लगता हो। फिर एक और मिथ बहुत बड़ा आता है, जो कि HIV पॉजिटिव होते हैं और वो एक डिनाइल फेज में जा रहे होते हैं, और वो ये कह रहे होते हैं कि नहीं, मैंने तो इसके लिए तवीज करवा लिया है और मैंने दम करवा लिया और मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं है, या मैं तो मेरी खुराक बहुत अच्छी है तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये लोग साइंस पे या इन चीजों पे बिलीव ही नहीं कर रहे। वो खास तौर पर, ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ सरगोदा में एक एरिया में बैठी हूँ तो ये मैं बात कर रही हूँ। आई हैव वर्क इन सो मैनी सिटीज। मैं अगर रावलपिंडी की बात करूँ, मैंने काफी CBOs के साथ काम किया हुआ है जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वहां के भी जो क्लाइंट हमें अक्सर पीर बधाई इधर उधर मिलती थी, तो वो भी अक्सर ये कह देती थी कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो 2 किलो दूध पीती हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। तो या बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर जो कि पॉजिटिव हैं और उनके गुरु उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे कि वो उन्हें सब्जी नहीं काटने देते थे। वो कहते थे कि नहीं, इसके हाथ का हम खाना नहीं खा सकते क्योंकि ये पॉजिटिव है, हो सकता है कि हमें भी हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि लोगों को समझने की जरूरत है, किस तरह से HIV नहीं फैलता। ठीक है माही, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। अगर आप एक लाइन में मुझे बताएं कि अगर एक कोई चीज़ है जो हम इस मसले को रिजॉल्व करने की तरफ बढ़ें, तो वो क्या चीज़ ऐसी है जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए? एक कोई मतलब पॉइंट आप बताइए। अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करें, आप नेशनल टीवी पे इसको बताएं, लोगों के इंटरव्यूज लें, पॉडकास्ट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आज फिजा अली को उसके शोहर ने कंधों पे उठा लिया, इस जैसे टॉपिक पे पूरी एक पॉडकास्ट हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक हॉस्पिटल में सिंध में कई बच्चों को HIV पॉजिटिव कर दिया गया, झूठी सरंज इस्तेमाल के। कोर्ट मोमेन के अंदर HIV आउटब्रेक हुआ, लेकिन उस कोई मीडिया कवरेज नहीं करता। लेकिन फजूल और क्रिंज चीजों पे 2-2, 3-3 घंटे डिबेट होती है। तो गवर्नमेंट जिस तरह कोविड के जमाने में इतनी अवेयरनेस दी, ठीक है, तो उसी तरह जो है HIV के हवाले से कोई ना कोई अवेयरनेस गवर्नमेंट को स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक ताकि ठीक जो है लोग इस चीज से बच सकें। थैंक यू सो मच माही, आपने वक्त दिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर कहीं दोबारा भी मेरी जरूरत हो, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ज़री आपने बात सुनी, और आई थिंक जो एक चीज़ जिसको बार बार बताने की ज़रूरत है कि HIV इज़ नो मोर अ डेथ सेंटेंस। यस, कि ये अब 90s का दौर नहीं है कि भाई अगर किसी को HIV हो गया तो जिस तरह माही भी बात करी थी कि भाई उसके साथ बिल्कुल सोशल बाइकआउट कर दो, उसको बिल्कुल एक छूत के तौर पे ट्रीट करो, उसका रहना सहना, उससे हाथ ना मिलाओ, उसके साथ बैठ के खाना ना खाओ। बिल्कुल और ये isolate कर नहीं दो। हो सकता, ये जो है रवैयों को अब तर्क करना होगा, क्योंकि बेसिकली अब जो इसका इलाज है ART, I think, ART। हाँ एग्जैक्टली, एंटी रेट्रोवायरल जो है वो एक किस्म का इसका इलाज Therapy, है, हाँ। थेरेपी है। तो और वो जो है अगर आप रेगुलरली वो करवा रहे हैं, आप अपनी टेस्टिंग करवा रहे हैं, तो
और तो इसमें काफ़ी हद तक होता है कि आप एक हेल्थी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। बिल्कुल, इसमें एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। इट इज़ मोर लाइक प्रिवेंशन, या उसको सही टाइम पे पकड़ लेना। यस उसको आप वो सप्रेस करके रखते हैं उस चीज़ के हवाले से। और आई थिंक ये इसके हवाले से हुकूमत को बहुत ज़्यादा जो है अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और इस तरह के लोगों को जो है बिल्कुल बजाय के अपने से कट ऑफ करने के, क्योंकि अब उस तरह से कोई बीमारी नहीं रही जिस तरह से हम पहले माजी में सुनते थे कि भाई ये क्योरेबल नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, ये बस अब आपका डेथ सर्टिफिकेट हो गया, आपने कुछ अरसे में मर जाना है। दैट्स नॉट द केस एनी मोर, ठीक है। तो इस हवाले से इन लोगों के लिए हुकूमत को चाहिए, क्योंकि जो अब तरीक़ेकार ये होता है कि हुकूमत HIV की जो पेशेंट्स होती हैं उनको जो होती है मेडिसिन जो है वो सरकारी फराम करती है, सरकारी तौर पे फराम की जाती है, वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनको रजिस्टर किया जाता है। बट हमने एक बात कुछ ये भी देखी है कि वहाँ भी इनके साथ रवैया अच्छा नहीं रखा जाता। और अगर अस्पतालों के अंदर जो है वो उनके साथ इस तरह का रवैया रखा जाएगा जो कि इनकी अब उनके लिए एक सेफ स्पेस होना चाहिए, ज़रूरी है उनके लिए इन ऑर्डर टू लाइक बी रजिस्टर्ड पेशेंट। यस अच्छा, गवर्नमेंट अगर इतना वो कर रही है, अपना वेबसाइट पे भी उन्होंने डाला हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, और एक प्रॉपर टाइम टू टाइम फरोग करती है इसको, तो दे शुड स्पेसिफिकली फोकस कि कितने लोग हम कितने लोगों की रीच हो रही है। इट्स नॉट जस्ट कि जी आपने बैनर लगा दिया उस डे को और आपने कह दिया हम ये कर रहे हैं काम। एक्चुअली ऑन ग्राउंड कितने लोग पहुंच रहे हैं, कितने लोगों की रसाई हो रही है। ये भी बात आपकी बहुत अच्छी ज़रूरी है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आपको किसी को ये फीलिंग आती है या किसी को पता चलता है कि HIV पॉजिटिव जिसको शक होता है, तो उसको जो है ना फौरी तौर पे टेस्ट करवाना चाहिए, बजाय कि आप उसके हवाले से उससे दूर भागो। क्योंकि आप जितनी जल्दी टेस्ट करवाएंगे, जितनी जल्दी आपकी स्क्रीनिंग होगी, उतना जो है वो आपकी अपनी सेहत के लिए फ़ायदा होगा, उतनी जल्दी आपका इलाज शुरू होगा और उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके अंदर जो भी वो वायरस है। एक्चुअली बल्कि नाज़रीन को बता दें हम कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जो टेस्ट होते हैं, एक CD4 और एक आपका जो CD4 और वायरस कितना डीप पहुंच चुका है आपके खून के अंदर, कितना फैलाव है उसका, बिल्कुल कितना उसका फैलाव है, और दूसरा कितनी आपकी इम्यूनिटी है। और ये जहाँ तक हमने रिसर्च भी की थी आई थिंक पिछले साल प्रिजन के ऊपर, प्रिजन में ये स्क्रीनिंग्स होती रह रही हैं, क्योंकि प्रिजन एक ऐसी एक जगह है जहाँ पे बड़ा कंटेजियस भी है ये HIV। लेकिन उसके अलावा जनरल पॉपुलेशन में भी ये स्क्रीनिंग अब आम कर देनी चाहिए, कैंप्स लगने चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा, जिसको शक है कि मुझे HIV लगा है किसी से, या अनइन्फेक्टेड नीडल से, या किसी भी सूरत, तो वो जाके फौरन रजिस्टर करे अपना, बिल्कुल फौरी तौर पे रजिस्टर करे, और वो मतलब मेडिसिन के थ्रू दे कैन लिव रेगुलर लाइफ, एग्जैक्टली नॉर्मल लाइफ। और बिल्कुल और आई थिंक जो माही के एक्सपीरियंसेस जिस तरह वो बता रही थी कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उनके साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी जो है वहाँ पे एक रवैया इख्तियार किया गया। बहुत सैड बात है। आई थिंक जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी इस हवाले से सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है हुकूमत को, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो प्राइवेट सेटअप्स में हो, उसके हवाले से भी हुकूमत को चाहिए कि जो है एक बाकायदा अवेयरनेस करे और इन लोगों को अपने से अलग ना करे, इनको अपने साथ लेकर आए। और आई थिंक फिर वही बात है कि एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ के इन लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो जो है उनकी डेथ सेंटेंस जो है वो साइन हो चुकी है। अब उनके पास कोई मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि एग्जैक्टली कि वो उनकी मौत ही उनके लिए एक रास्ता है। ये बिल्कुल गलत सोच है। इसको जो है हुकूमत को हर लेवल पे चाहिए कि इसको नलीफाई करे और उन लोगों को ज़िंदगी का जो है ना जीने का एक उम्मीद और मौका और उसके सहूलत जो है वो दे। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो कि मार्जिनलाइज सेगमेंट्स के हवाले से हम बात करते हैं, इस तरह की गुफ्तगू को जारी रखने के लिए आप हमें फॉलो करेंगे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।